A very good evening and welcome to all of you. Dear students, in today's class, I am going to explain idioms and phrases. It is set 1 and 35 questions from 1 to 35 are going to be explained by me in today's class. आइए शुरू करते हैं और आपको बता दूं टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक दिन क्विज कंडक्ट किया जाता है, जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर जुड़ेंगे आप प्रत्येक दिन क्विज दे पाएंगे। फेसबुक पेज पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ भी क्विज कंडक्ट किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। इसमें ग्रामर की कोर्सेज बहुत ही सस्ती हैं। कंप्लीट ग्रामर आप रिकॉर्डेड कोर्स के रूप में पा सकते हैं यहाँ। और दूसरी जो बिल्कुल फ्री है, सभी एक्सप्लेन्ड पीडीएफ आपको मिल सकते हैं और बहुत सारे फ्री टेस्ट आप दे सकते हैं। प्रत्येक संडे को टैलेंट सर्च टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जिसे आप घर बैठे दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सभी, तो जरूर जुड़ जाएं। आइए शुरू करते हैं सेट 1 ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेज का फर्स्ट क्वेश्चन। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड। आपको आंसर देना है, जल्दी कमेंट करें। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड के लिए चार ऑप्शन है। टू क्रिटिसाइज समवन, टू फेल टू अराउज इंटरेस्ट, टू वर्क फॉर बोथ साइड्स, टू हैव अ सेल्फिश एंड टू सर्व। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड का अर्थ होता है व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करना। व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करना यानी निजी फायदा देखना, खुद का फायदा देखना, अपने फायदे के लिए कुछ करना। हैव अ सेल्फिश एंड सर्व, यहाँ एंड का अर्थ अंत मत समझिएगा, एंड का अर्थ उद्देश्य होता है। उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। ए हॉर्नेट्स नेस्ट। ए हॉर्नेट्स नेस्ट, आप आंसर देंगे। हॉर्नेट से बना हुआ है, लेकिन शब्द का अर्थ नहीं, ये ईडियम है। यहाँ पर्टिकुलर वर्ड का अर्थ हम नहीं देखते हैं, कंबाइंड वर्ड जो होता है, कंबाइंड मीनिंग जो होता है, से याद किया जाता है। ए हॉर्नेट्स नेस्ट मीन्स क्या? तो इसका मीनिंग होता है एक ऐसी स्थिति जो आपको प्रिय नहीं लग रही है, जो आपके लिए अप्रिय है, यानी एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। A hornet's nest means a situation that is unpleasant. तो आंसर हो जाएगा 2 का बी, अप्रिय स्थिति। हिंदी लिखने में समय हिंदी लिखने में काफी समय लगेगा, इसलिए मैं हिंदी केवल बोल दूंगा। 2 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3। टू रोल आउट द रेड कारपेट। सभी इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं, पूछे गए हैं एग्जामिनेशंस में, आपको इन सबको याद कर जाना होगा। टू roll out the red carpet, buy a gift, give a warning signal, decorate the room, give a grand welcome। तो आंसर होगा टू गिव अ ग्रैंड वेलकम। रोल आउट, जहां भी रेड कारपेट मिले ना, समझ जाइए वह स्वागत को व्यक्त करता है। टू रोल आउट का मतलब बिछा देना, रेड कारपेट बिछाना यानी किसी के स्वागत की तैयारी करना। तो आंसर 3 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4। पुट हिज फूट डाउन। यहाँ हिज दे दिया गया है, लेकिन आपको वंस याद करना चाहिए। पुट वंस, पुट डाउन का आंसर क्या होगा? ए कॉन्सीड, बी नॉट टू यील्ड, सी रिजाइन एंड डी विथड्रॉ। आंसर देंगे टू पुट वंस डाउन का मतलब होता है कोई उगती हुई चीज को मसल देना, कोई चीज जो पनप रही हो उसे मसल देना, रौंद डालना। तो मसल देना, रौंद डालना यानी उगने न देना, पजने न देना। इसलिए 4 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। हैव अ फूट इन द ग्रेव। हैव अ फूट इन द ग्रेव, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। बी अफ्रेड टू डाई, हैव नो इंटरेस्ट इन लाइफ, बी क्लोज टू डेथ, हैव एन
इनक्यूरेबल डिजीज, इनक्यूरेबल डिजीज मीन्स लाइलाज बीमारी। तो हैव अ फुट इन द ग्रेव, यहाँ कुछ लोग हैव वन फुट इन द ग्रेव भी कहते हैं, यानी एक पैर कब्र में होना, यानी मरणासन्न होना या मृत्यु के समीप होना। तो आंसर होगा बी, क्लोज टू डेथ, यानी 5 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन द लास्ट बजट द गवर्नमेंट brought forward a new scheme of taxation। आप बेसिक फॉर्म इसका याद करेंगे, यह है ब्रिंग फॉरवर्ड, और इसके लिए है 4 ऑप्शन, प्रायोरिटाइज, डिस्प्ले, नोटिफाई और इंट्रोड्यूस। इसका मैं V1 बोल रहा हूं, आपको आसानी होगी, आप जल्दी सेलेक्ट कर लें आंसर। ब्रिंग फॉरवर्ड मीन्स होता है अग्रसारित करना, अगले डेट के लिए बढ़ा देना, और ब्रिंग फॉरवर्ड का दूसरा अर्थ होता है इंट्रोड्यूस करना, और यहाँ यही अर्थ हमको दिख रहा है। 6 का आंसर डी, 2 अर्थों में ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज करते हैं, दोनों मैंने बोला, आप याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का रिपीटिशन है 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, द सेल्स ऑफ द कंपनी आर इंक्रीजिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। अनेकों बार पूछा गया है, सबको याद रहता है। कंपनी का सेल बढ़ रहा है, दिन दूनी रात चौगुनी। बाय लिप्स एंड बाउंड्स का हिंदी मीनिंग होता है दिन दूनी रात चौगुनी, यानी वेरी रैपिडली और रैपिडली। तो आंसर 7 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द पुलिस मेड considerable headway in sorting the papers। पेपर को छांटने में पुलिस अच्छा खासा प्रगति की। हेडवे मीन्स प्रगति होता है, प्रोग्रेस प्रगति, मूवमेंट गतिविधि, मूवमेंट चलन, मूवमेंट आंदोलन, एक्शन और मेजरमेंट। तो आंसर 8 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, द काइंड ओल्ड वीमेन रिसीव्ड, यहाँ किसी एक औरत की चर्चा हो रही है, वुमन होगा। द काइंड ओल्ड वुमन रिसीव्ड द स्ट्रेंजर विद ओपन आर्म्स। विद ओपन आर्म्स के लिए 4 ऑप्शन है, विथ हर आर्म्स फ्री, विद वार्मथ, विद रेस्ट्रेंट, विद ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है कृतज्ञता, रेस्ट्रेंट कंट्रोल नियंत्रण, वार्मथ गर्मी, और वार्मथ का अर्थ उत्साह। विद हर आर्म्स फ्री, तो ये है विद ओपन आर्म्स, इसे हम कहते हैं खुले दिल से, खुले दिल से, या साह पूर्वक, उत्साह के साथ, खुले दिल से, उत्साह पूर्वक। तो उत्साह को व्यक्त कर रहा है बी, विथ वार्मथ का अर्थ होगा उत्साह के साथ, इसलिए आंसर 9 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, माय फ्रेंड रैन ऑफ हेल्टर स्केल्टर डाउन द स्लोप। माय फ्रेंड रैन ऑफ हेल्टर स्केल्टर डाउन द स्लोप, मेरा मित्र डाउन द स्लोप रैन ऑफ किया, भागा, हेल्टर स्केल्टर। अब हेल्टर स्केल्टर के लिए क्या देंगे आप, अननोइंगली, विद मिनिमम स्पीड, पर्पसफुल्ली, हरीडली एंड इन कंफ्यूजन। लोग बोलते हैं ना गिरता पड़ता भागा, तो गिरता पड़ता इसका अर्थ होता है रैन ऑफ का। 10 का आंसर डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 11, अ बुल इन अ चाइना शॉप। लंबे लंबे सेंटेंसेज हैं, पढ़ें आप। अ बुल इन अ चाइना शॉप, अ बुल इन अ चाइना शॉप। चाइना के शॉप में एक सांड है, लेकिन ऐसा मीनिंग नहीं है। चाइना के शॉप में एक सांड है, इससे तो सेंस नहीं मिलेगा। इसको कहा जाता है शीश महल में बंदर। शीश महल में बंदर यानी कोई अनुपयुक्त व्यक्ति हाईली इंपॉर्टेंट प्लेस पर जब पदासीन हो जाता है तो उसे कहा जाता है ही इज अ बुल इन अ चाइना शॉप। यानी मुख्यमंत्री के पोस्ट पर कोई गंवार बैठ जाए, कोई अंगूठा छाप बैठ जाए, तो आप कह सकते हैं कि ही इज अ बुल इन अ चाइना शॉप। यानी यहाँ क्या होगा, अ पर्सन हु बिकम टू एक्साइटेड, अ पर्सन हु इज रफ एंड clumsy where skill and care are required। 11 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, was in a brown study and didn't notice my entrance। वह ब्राउन स्टडी में थी और मेरे एंट्रेंस को नोटिस नहीं की। ब्राउन स्टडी के लिए क्या ऑप्शन होगा, स्लीप, स्ट्रीम, फियर और रिवेरी। तो 12 का आंसर डी होगा। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है लॉस्ट, एब्जॉर्ब्ड, एनग्रॉस्ड, एसिमिलेटेड, मग्न, खोया हुआ, किसी ख्याल में डूबा हुआ। तो ख्याल में डूबा हुआ के लिए यहाँ रिवेरी है। दीवा स्वप्न यानी ख्याली पुलाव पकाना, मन में कुछ चीजें हैं जिनमें डूबा हुआ होना। 12 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, हिज बॉस वॉज ऑलवेज ब्रीदिंग डाउन हिज नेक। हिज बॉस वॉज ऑलवेज ब्रीदिंग डाउन हिज नेक, यानी टू ब्रीद डाउन वंस नेक आपको याद करना होगा। ब्रीद डाउन वंस नेक। अच्छा, ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है तो ई लगा देंगे। BREATH नाउन है, BREATHE वर्ब है। तो हिज बॉस वॉज ऑलवेज ब्रीदिंग डाउन हिज नेक। तो क्या मीनिंग होता है इसका, टू ब्रीद डाउन वंस नेक का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल क्लोज आकर किसी का पीछा करना, क्लोजली फॉलो करना, किसी जैसे आगे आगे कोई चल रहा है और उसके ठीक पीछे से उसे फॉलो करना, ये मीनिंग होता है। यहाँ क्या दिया है, साउटिंग लाउडली एट हिम, गिविंग हिम स्ट्रेन्यूअस वर्क। स्ट्रेन्यूअस मतलब होता है श्रम साध्य, यानी काफी श्रम वाला, जिसमें काफी मेहनत लगे। अब्यूजिंग एंड इल ट्रीटिंग वॉचिंग, जी हाँ, आंसर डी होगा। इसका दो मीनिंग होता है, एक किसी को क्लोजली फॉलो करना और दूसरा मीनिंग होता है वॉच वंस एक्शंस क्लोजली, यानी क्या कर रहा है उसके हर एक्शन पर, हर गतिविधि पर निगरानी रखना। तो उसका बॉस जो था उसके हर गतिविधि पर हमेशा निगरानी रखता था। आंसर 13 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14, गॉड्स एकर रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज। गॉड्स एकर का मीनिंग आपको बताना है, आइजल, ऑल्टर और सिमेट्री बिसाइड अ चर्च और चर्च। क्या होगा मीनिंग 14 का, आंसर आप क्या देंगे? गॉड्स एकर का मीनिंग होता है चर्च का कब्रिस्तान। चर्च से सटे जो कब्रिस्तान हो उसे हम गॉड्स एकर कहते हैं, यानी अ सिमेट्री बिसाइड अ चर्च। तो 14 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, पीक होल्स। पीक होल्स के लिए आपके पास चार ऑप्शन है, सेलेक्ट करें। ए, टू क्रिटिसाइज समवन, बी, to find some reason to quarrel, C, to cut some part of an item, and D, to destroy something। To pick holes means होता है दोष ढूंढना, to find fault,
फाइंड फॉल्ट, टू कार्प, टू क्विबल, टू कैविल, सबका अर्थ दोष ढूंढना होता है। और इसी का दूसरा अर्थ होता है निंदा करना। अब जब निंदा करना के अर्थ में भी यूज करते हैं तो आंसर होगा टू क्रिटिसाइज समवन, यानी 15 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, wrangled over an ass's shadow। ट्रायंगल से बना हुआ है यह। wrangled over an ass's shadow का मीनिंग बताएं आप। A did unnecessary work, B quarreled over trifles, C sat on the shadow of the ass, and D quarreled like fools। तो इसका आंसर होगा quarrel over trifles। तुच्छ बात पर लड़ना, मामूली बात पर झगड़ा करना, wrangle over an ass's shadow होता है। तो 16 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ही इज लाइक ए स्नेक इन द ग्रास फॉर आवर फैमिली। वह हमारे परिवार के लिए आस्तीन का सांप है। ए स्नेक इन द ग्रास का मीनिंग होता है आस्तीन का सांप, यानी हिडन एनिमी। वह एनिमी जो आपके क्लोज है लेकिन हिडन है। हिडन एनिमी, यहाँ राइवल दे दिया है, एनिमी भी दे सकते हैं। हिडन एनिमी, एनिमी ही ज्यादा बढ़िया है, राइवल उतना अच्छा नहीं है। आंसर 17 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, पुट वंस हैंड टू प्लाउ। टू पुट वंस हैंड टू प्लाउ का मीनिंग क्या होगा? अपने हाथ को प्लाऊ पर रखना। प्लाऊ मीन्स होता है हल। हल, वुडन प्लाऊ, लकड़ी का हल। तो टू पुट वंस हैंड टू प्लाऊ, टेक अप एग्रीकल्चरल फार्मिंग, यानी कृषि का कार्य आरंभ करना। गेट इंटैंगल्ड इनटू अननेसेसरी थिंग्स, अनावश्यक चीजों में लग जाना। टेक इंटरेस्ट इन टेक्निकल वर्क, और टू टेक अप अ डिफिकल्ट टास्क, यानी हल चलाना। हल के से खेती करना ये आसान काम नहीं, डिफिकल्ट टास्क होता है। तो 18 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। 19, गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स का यूज कब करते हैं? जब घुमा फिरा कर लोग बातें कर रहे हो वहां कहना, अरे मुद्दे पर आइए, जो फंडामेंटल थिंग है जिसके लिए हम बैठे हुए हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो वहां यूज होता है गेट डाउन टू द ब्रास टैक्स, यानी टू बिगिन टू टॉक इन प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म्स। आंसर ए ही हो। घुमा फिरा कर बातें न करके सीधे मुद्दे की बात करना, मुद्दे पर आकर के चर्चा करना, तो हम कहते हैं गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। 19 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टर्न ओवर अ न्यू लीफ शब्द देखेंगे तो होगा नई पत्ती को पलटना। नई पत्ती को पलटना, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। लेकिन इसका मीनिंग होता है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का अर्थ होता है पुरानी आदतों को छोड़कर जीवन नए तरीके से जीना आरंभ करना। पुरानी आदतों को छोड़कर नए तरीके से जीवन जीना आरंभ करना। जैसे कोई शराबी है, शराब में सुस्त रहता है, इंटॉक्सिकेटेड रहता है, इनेब्रिएटेड रहता है। अब उसने वो आदत छोड़ दी और सादा जीवन जीना शुरू किया, उस पर यह फ्रेज लागू होता है। यानी आप कह सकते हैं ही टर्न्ड ओवर अ न्यू लीफ, ने जीवन नए तरीके से जीना शुरू किया। तो आंसर क्या दें? आंसर डी होगा, चेंज द ओल्ड हैबिट्स एंड अडॉप्ट न्यू वंस। पुरानी आदतों को त्याग कर नई चीजों को अपनाना, नई आदतों को अपनाना। क्वेश्चन नंबर 21, अ फेयर क्रैक ऑफ द व्हीप। अ फेयर क्रैक ऑफ द व्हीप
के लिए 4 ऑप्शन है: सीवियर पनिशमेंट, अ गुड चेक, अ पीरियड ऑफ इम्पोर्टेंस, फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मुझे तो एक भी ऑप्शन सुटेबल नहीं दिख रहा है। इसका मीनिंग होता है इक्वल चांस, तो बराबर का मौका जब मिलता है तो कहते हैं he had a fair crack of the whip, और इसमें कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। कोई आंसर सुटेबल नहीं है। मैं किसी भी आंसर को इसमें सही नहीं कर पा रहा हूं। आप इसे याद करें। इक्वल चांस या इक्वल अपॉर्चुनिटी, इसका मीनिंग होता है एक भी ऑप्शन सुटेबल नहीं है। या तो न्यू बुक में गलत दिया है या मेरे टाइपिस्ट से गलती हो गई है। आगे बढ़ते हैं 22। टॉक वंस हेड ऑफ। टॉक वंस हेड ऑफ का आपको मीनिंग बताना है। क्या होगा मीनिंग टू टॉक वंस हेड ऑफ? ए में टू टॉक लाउडली, बी टॉक इन व्हिस्पर्स। टॉक इन व्हिस्पर्स मीन्स कानाफूसी करना, साए साए बातें करना, किसी के कान में बोलना, कानाफूसी करना। टॉक टू वन सेल्फ टू डिस्करेज, तो आंसर होगा टू टॉक लाउडली। इसका प्रयोग अनाप शनाप बकने के अर्थ में भी होता है। ऑप्शन में नहीं दिया है तो टू टॉक लाउडली भी इसका एक मीनिंग है, जिसे आप याद करें, जोर जोर से बातें करना। 22 का आंसर ए। जो हिंदी अर्थ में बोल रहा हूं इसे आप नोट करके और तब इंग्लिश मीनिंग नोट करेंगे। यदि आप डायरी बनाते हैं तो समझने में आसान होगा। नेक्स्ट, तो वही रिपीट कर गया। 23, टू होल्ड समथिंग इन लीज। होल्ड समथिंग इन लीज का मीनिंग बताएं आप। टू रेस्ट्रेन है, टू डिसअपॉइंट है, डिसमिस है, और टू होल्ड समथिंग इन लीज, किसी चीज को कंट्रोल में रखना। होल्ड समथिंग इन लीज यानी इन कंट्रोल, यानी किसी चीज को अपने नियंत्रण में रखना, किसी पर अपना नियंत्रण बनाए रहना। तो टू रेस्ट्रेन ही होगा, क्योंकि नियंत्रण के लिए रेस्ट्रेन ही यूज होता है। बाकी डिस अपॉइंटमेंट होता है निराश कर देना, डिसमिस खारिज कर देना, डिस्कॉरेज हतोत्साहित कर देना। डिस्कॉरेज के बदले आप क्या लिखेंगे? वो आप डैम्पेन लिख लेंगे। डैम्पेन मीन्स होता है हतोत्साहित करना। 23 का आंसर ये होगा। 24 आपके सामने, प्ले फास्ट एंड लूज। टू प्ले फास्ट एंड लूज का आंसर क्या होगा? ट्रस्ट अदर्स, दूसरों पर भरोसा करना। टू बी अनडिपेंडेबल, अनडिपेंडेबल होना। टू चीट पीपल, लोगों को धोखा देना। टू हर्ट समबडीज फीलिंग, दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। आंसर बी हो। टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है कि कभी कुछ कहना, कभी फेवर कभी अगेंस्ट में बोलना, किसी एक सिद्धांत पर अडिग न रहना, यानी टू बी अनडिपेंडेबल। 24 का आंसर बी होगा। 25 आप 24 फिर रिपीट कर। 25, टू रैंगल ओवर एन एसेड शैडो, ये भी रिपीट किया है। नई बुक में रिपीटिशन ज्यादा दिख रहा है। टू रैंगल वहां सेंटेंस के फॉर्म में था, यहाँ फ्री कर दिया गया। टू रैंगल ओवर वही ट्रिफल होता है, मामूली बात पर झगड़ा करना, यानी 25 का आंसर भी होगा, मामूली बात पर झगड़ना या लड़ना। 26, ऑल एगॉग। ऑल एगॉग के लिए ऑप्शन है एवरीडे, सॉरी, एवरीबॉडी, ऑलरेडी, रेस्टलेस और ऑल माइटी। तो ऑल एगॉग मीन्स बेचैन होता है, और बेचैन के लिए ऑप्शन सी है, रेस्टलेस यानी बेचैन। ऑल माइटी मीन्स सर्वशक्तिमान होता है, जिसे आप
ओमनीपोटेंट भी कहते हैं, ओमनीपोटेंट भी कहते हैं। 26 का आंसर सी होगा। 27 आपके सामने, फ्रेम ए पर्सन, फ्रेम ए पर्सन का आंसर देंगे आप। टू फ्रेम ए पर्सन, फ्रेम ए पर्सन यानी किसी व्यक्ति को दोषी महसूस कराना। मेक वन फील गिल्टी और culpable, किसी को दोषी महसूस कराना। तो 27 का आंसर बी होगा, किसी को दोषी महसूस कराना। 27 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। अ क्लोज शेव, अ क्लोज शेव नाउन के रूप में यूज हुआ, क्लोज शेव वर्ब के रूप में भी यूज होता है, ए हट जाता है। अ लकी एस्केप, अ क्लीन सेव, a well guarded secret, a narrow escape। a close save मीन्स होता है बाल बाल बचना, तो आंसर होगा अ नैरो एस्केप। नैरो एस्केप का है, क्लोज सेव का है, सबका अर्थ होता है बाल बाल बचना। 29, टेक विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट, टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, अ ग्रेन ऑफ साल्ट नमक मिसल ना के बराबर, और टू टेक विथ यानी कोई बात कोई चीज जो कही गई है में भरोसा न करना। नमक मिसल सच्चाई होती है उसमें, यानी उसमें भरोसा न करना। तो टू टेक विथ सम रिजर्वेशन, टू टेक विथ टोटल डिसबिलीफ, टोटल डिसबिलीफ तो नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा उसमें रहता है एक ग्रेन ऑफ साल्ट में, इसलिए आंसर बी नहीं होगा। आंसर मजबूरी में हमको ए देना होगा, इससे बेहतर कोई है नहीं। 29 का आंसर ए। 30 आपके सामने। टू कीप वंस हेड, कीप वंस हेड, इडियम्स डिफिकल्ट होते हैं इसलिए क्योंकि आप सिनोनिम एंटोनिम तो बहुत पढ़ते हैं, इडियम जल्दी नहीं पढ़ते हैं आप। कहीं भी आप जाते हैं किसी भी कोचिंग में तो साइनोमेंटो खूब याद करवाया जाता है, वन वर्ड भी, इडियम्स पर उतना फोकस नहीं होता। तो आप इस तरह के क्लास से जरूर सीख सकते हैं। इडियम सुने, बार बार सुने, याद हो जाएगा आपको, आप डायरी भी बना सकते हैं। टू कीप वंस हेड मतलब होता है काम बने रहना, पीसफुल बने रहना, मतलब अपने को कंट्रोल में रखना, अपने गुस्से इत्यादि को रोक कर रखना। तो टू बी होगा यहाँ, टू बी अजाइल, अजाइल दिया हुआ है, अजाइल का सिनोनिम एक्टिव होता है। टू कीप काम, शांत रहना। 30 का आंसर बी होगा। 31, टू क्रॉस वर्ड्स, क्रॉस वर्ड्स के लिए चार ऑप्शन है, टू फाइट है, टू डिफेंड है, टू किल है और टू रॉब है। टू क्रॉस स्वॉर्ड, स्वॉर्ड्स मीन्स तलवार, तो तलवार क्रॉस कराना मतलब लड़ाई करना। तो लड़ाई करना यानी आंसर क्या हो जाएगा, टू फाइट हो जाएगा। 31 का ए। 32 आपके सामने। ए स्नेक इन द ग्रास फिर रिपीट किया, ए स्नेक इन द ग्रास पहले भी आया हुआ था। सीक्रेट और हिडन एनिमी, ये भी हो सकता है लेकिन आंसर ए ही दिया जाए, सीक्रेट और हिडन एनिमी। 33, टू गिव अप द गोस्ट, कई बार पूछा है टू गिव अप द गोस्ट, आंसर दें आप। गिव अप द गोस्ट का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएं। टू गिव अप द गोस्ट मीन्स मर जाना होता है, आंसर सी होगा 33 का। 34 आपके सामने, हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस, ऑप्शंस चॉइस से आप क्या समझ, ऑप्शंस चॉइस का मतलब होता है कि भाई एक ही वस्तु है, मजबूरी में लो, पसंद हो तब भी, ना हो तब भी, लो या छोड़ दो। विकल्प के अभाव में जब हम किसी चीज को अपने चॉइस में रखते हैं तो उसे हॉब्सन्स चॉइस कहते हैं, यानी फेलिंग ऑफ, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। एक्सेप्ट और लीव दी ऑफर, जी हाँ आंसर बी होगा, एक्सेप्ट और लीव दी ऑफर। भाई ऑफर को या तो एक्सेप्ट कर लो या लीव कर दो, हॉब्सन्स चॉइस, कुछ दूसरा नहीं।
कोई और विकल्प नहीं, कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं, जो है एक ही है, या तो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। तो 34 का आंसर बी होगा। 35 आपके सामने, टू बी एट लॉगर हेड्स। टू बी एट लॉगर हेड्स के लिए 4 ऑप्शन है। ए है टू हैव टफ एनकाउंटर, बी है टू बी एट एनमिटी और स्ट्राइफ, टू फेस स्टीफ ऑपोजिशन, टू टैक्स one's mind and body। टू बी एट लॉगर हेड्स का मीनिंग होता है टू disagree strongly। अब यहाँ जो ऑप्शंस हैं उनमें हम यही लिखेंगे, टू बी एट एनिमिटी और स्ट्राइफ। 35 का आंसर बी। और इसी के साथ कंप्लीट होता है आज का क्लास। इस सेट के रिमेनिंग क्वेश्चंस को मैं अगले क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। फिर से एक बार बता दूं, सिनोनिम्स के 3 सेट हो चुके हैं, एंटोनिम्स के 3 सेट हो चुके हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इडियम्स एंड फ्रेजेज एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को खूब शेयर करें, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं। एंड थैंक यू सो मच, वन ऑफ यू। गुड नाइट एवरीवन।